जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का सार संग्रह करा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मेरे क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हम टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट और आगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन सब चीज़ों को देखेंगे। जो बच्चे मेरे वीडियो पे न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि मैं बिहार दरोगा का PYQ करा रहा हूं, एनसीईआरटी का सार संग्रह और करंट अफेयर की क्लासेस और स्पीडी के करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है। तो आप सारे क्लासेस को मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ों को। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य। तो संसद के दोनों सदस्यों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सदस्य जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो केवल राज्यसभा में आप ये प्रस्ताव ला सकते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उससे निर्णय अंतिम होता है। तो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है और उससे संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद और उसे विषय वस्तु। सबसे पहले अगर अनुच्छेद 63 की हम बात करें तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 बोलता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 बोलता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। ये कब बताता है? आर्टिकल 65। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 68 जो है वह उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति करने के लिए चुनाव का समय निर्धारण अथवा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित करता है। आपका अनुच्छेद 68। अनुच्छेद जो 69 है वो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 जो है ये अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और जो अनुच्छेद 71 है ये आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित जो विषय होते हैं वो अनुच्छेद 71 में आपके दिए गए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 1952 से 62 के बीच। दूसरे में डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67। डॉक्टर वेंकटेरी गिरी ये 67 से 69 थे। गोपाल कृष्ण स्वरूप पाठक जी 69 से 74। BD जत्ती जी 74 से 79। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी 79 से 84। आपके श्री R वेंकटरमन 84 से 87। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 87 से 92 तक। श्री KR नारायण 92 से 97 तक। श्री कृष्णकांत 97 से 2002 तक। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। डॉक्टर हमीद अंसारी जी 2007 से 2017 तक। और आपके श्री वेंकैया नायडू जी 2017 से लेके कब तक थे? ये 2000 आपके कब तक थे? 2022 तक, 5 साल के लिए थे ना। और अभी कौन है आप बता सकते हैं? अभी हमारे
उपराष्ट्रपति जी कौन है? किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता, वह राज्यसभा में। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो इस सदन का सदस्य नहीं होता, वो राज्यसभा। कौन? राष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति, नॉट राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का जो पदभार है ये कौन संभालता है या कौन ग्रहण करता है? तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है इससे संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन में भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य में। भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पदों की तुलना की गई है तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही राष्ट्रपति बन सकता है। राज्यसभा सदस्य बनने की जो योग्यता रखता हो वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या आपके निर्वाचित हो, यहाँ पर आपके निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। यहाँ पर मनोनीत और निर्वाचित दोनों, ठीक है। और इसमें राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को सम्मिलित नहीं होते हैं, यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि, जिसे हम कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उस पर भारित होता है। तो उपराष्ट्रपति जी के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, ये चीज़ें थी हमारी और हमने इनको अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अनुच्छेद 63 से 71 के बीच में था, ये चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसे हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए इसको भी एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष आपका होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। अगर भारत के भारत के प्रधानमंत्री हैं, जैसा भी मोदी जी हैं, उच्च सदन अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो जो विश्वास प्रस्ताव होता है उसकी स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री जी के अधीन होती है। क्लियर? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। अगर 50 न्यूनतम संख्या है तभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। न्यूनतम पूछा है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा, मतलब सामान्यतः पूछ रहा है। राज्यसभा का सदस्य श्री प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि राज्यसभा का अगर सदस्य है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आपके जो मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा के थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। कौन? अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की जो संख्या होती है वो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के
15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको 1-2 दिन पहले पढ़ाया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो वो कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो वो 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा या लोकसभा किसी का सदस्य बनना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो अनुच्छेद आपका 257, अनुच्छेद 257 को इस ऐसा प्रावधान दिया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके प्रतिकूल कोई प्रभाव ना पड़े। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कौन सा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन कार्य करती है आपकी कार्यपालिका। क्लियर है? नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री कौन बने थे, तो जो जवाहरलाल नेहरू थी उनकी कैबिनेट में पहले गृह मंत्री कौन बने थे? कैलाश नाथ काटजू जी, और ये बाद में रक्षा मंत्री भी बने थे। तो पहले गृह मंत्री बने थे और बाद में ये रक्षा मंत्री बने थे। कौन? कैलाश नाथ काटजू जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. पुष्पमुगम चट्टी जी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जो निधन है मतलब इनकी डेथ विदेश के बाहर आकस्मिक हुई थी। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था, तो चौधरी चरण सिंह जी। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 352 के क्लॉज 3 में मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। श्वेत पत्र जिसे हम व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है, तो श्वेत पत्र क्या है? ये भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है, तो गोपाल स्वामी अयंगर जी के। संघीय मंत्रिमंडल का जो पूर्व गठन है वो किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर जी के। ठीक है, अब हम कुछ आपका मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझते हैं और इसको देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है आपका काउंसिल जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, और दूसरा है आपका कैबिनेट जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री या राज्य स्तर के जो मंत्री एवं उपमंत्री को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं आपके मंत्रिमंडल में। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तो जो मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट कहते हैं ये हमारे संविधान के मूल पाठ में नहीं था, इसको
44वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें अनुच्छेद 352 में इस शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। जबकि जो आपका मंत्रिपरिषद है ये एक संवैधानिक निकाय है और इसका संविधान में 74 और 75 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। सैद्धांतिक रूप से जो मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। तो अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो जो मंत्रिपरिषद होता है, जो काउंसिल होती है, इसको संघ का समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल है वो इसके कार्यों की क्या करता है, निर्धारण किया जाता है। अगर व्यवहारिक रूप से बात करें तो व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का कार्यवहन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के कार्यान्वयन पर निगरानी भी करता है। अब मंत्रिपरिषद, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्रति दायित्व होते हैं, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चीज़ों को पढ़ा और देखा और समझा इन चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या अंतर होता है। अब आता है हमारा दूसरा थर्ड टॉपिक आज की क्लास का, वो है अटॉर्नी जनरल एवं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम आपका CAG क्या कहते हैं, ठीक है, महालेखा परीक्षक या फिर महान्यायवादी। अब हम इन चीज़ों को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। पहला होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता, ठीक है। और पहला था भारत का महान्यायवादी। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो वो आपके MC सीतलवाड़ जी थे। तो MC सीतलवाड़ जी भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी जी कहते हैं, वो देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी है वो आपका अटॉर्नी जनरल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कुछ कार्य, तो कौन कौन से कार्य हैं इनको थोड़ा देख लें। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से जो पेश होते हैं वो आपके अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी कौन करते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ही करते हैं। सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय में अगर सुनवाई का अधिकार है तो वो इन्हीं का है। अनुच्छेद 76 के क्लॉज 4 के अनुसार जो आपके अटॉर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी कहते हैं, वो किसके प्रसाद प्रत्यय पद धारण करते हैं? तो वो राष्ट्रपति जी के आपके प्रसाद प्रत्यय पर पद धारण करेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ये याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ये महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं, मतलब इनके अंडर में ही होते हैं, असिस्टेंट के रूप में। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के
वेणुगोपाल जी हैं। अगर चेंज हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि चेंज अगर हुए हैं तो। वैसे आपके वेणुगोपाल जी हैं। महान्यवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का जो पद है वो संवैधानिक ना होकर मात्र एक स्टेशनरी या फिर वैधानिक है। तो जो महान्यवादी जो आपका पद है वह संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आता है। अगर हम वही बात करें महाधिवक्ता की तो वह पद आपका संवैधानिक ना होकर एक वैधानिक स्टेटरी आपका है। ठीक है, आगे कुछ और देखते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये आपके वी नरिहर राव जी थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल, जिन्हें हम महाधिवक्ता कहते हैं। संसद को लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो संसद की जो लोक सेवा कमेटी है, जिसे हम पब्लिक सर्विस कमेटी कहते हैं, उनकी बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक। अब कुछ आगे देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार को वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग भी सम्मिलित है। ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होंगे और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के जो वित्तीय रक्षकों में से एक होंगे। ठीक है, और यह उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के सम्मिलित है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम आपका सैग कहते हैं, CAG कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो ये संविधान के द्वारा आपका जो CAG का पद है वह आपका सृजन किया गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने टेन्योर कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का इनका टेन्योर होता है। आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन होते हैं? तो ये लोक लेखा समिति के क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। तो चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखाकार के पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। ठीक है, तो भारत की संचित निधि पर जो नियंत्रण एवं महालेखाकार के जो पेंशन और भत्ते हैं वो इस पे आपके भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं और उनके कुछ विषय हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है 148। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और पद मुक्ति, ये आपका अनुच्छेद 148 में दिया गया है। जो आपका अनुच्छेद 149 है उसमें भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है आपका 149। 150 की बात करें तो संघ तथा राज्यों के लेखा प्रमुखों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह, और 151 की बात करें तो जो आपका आकेशन प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होता है वो भी आपका किस में आता है? 151 में आता है। आगे बात करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जिसे आप कैग कहते हैं, ये अवकाश प्राप्त
के पश्चात मतलब इनका टर्नओवर खत्म हो जाता है, ये कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते। वही जो अटॉर्नी जनरल होते हैं या सॉलिसिटर जनरल होते हैं वह सरकारी पद धारण कर सकते हैं या फिर उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास में हमने आपका जो अटॉर्नी जनरल था, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा और उससे पहले मैंने आपको उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट्स, डेली क्लासेस अप टू डेट और अप टू टाइम मिलती रहे। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।